नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने चर्चा कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जिसमें अपने जो है एक काल कंप्लीट कर लिया था हमने। सबसे पहले जो है अरब और तुर्की आक्रमणकारी देखे थे। इसके बाद में अपने जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल के जो भी अलग अलग राजवंश थे उनकी चर्चा की थी। और सल्तनत काल के राजवंश के बाद में हमने उनके जो है कुछ प्रशासन, स्थापत्य कला वगैरह की जो है चर्चा कर ली थी। और आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया काल है जिसका नाम क्या है, मुगल काल। ठीक है, मुगल काल। मुगल शब्द जो है, जैसे मुगल काल हम देखेंगे तो जो मुगल शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, बहादुर होता है। मुगल शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, बहादुर होता है। तो सबसे पहले अपने मुगल काल की चर्चा करेंगे। और इस मुगल काल का जो संस्थापक है, संस्थापक और नाम के है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? मुगल काल का जो संस्थापक है वो कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आपने विशेषता इनको जो है भारत के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो है अनेक शासकों ने शासन किया। वैसे तो पूरे के पूरे मुगल काल के अंदर ही जो है लगभग 17 शासकों के नाम आते हैं, लेकिन अपने जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें सिर्फ 7 शासकों के नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं मुख्यतः। तो सबसे पहली बात, अपने 1707 तक ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला जो शासक आया इसमें उसका नाम क्या है, बाबर। बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं के बाद में जो है आपको ध्यान रखना है कि अकबर। अकबर के बाद में आपको ध्यान रखना है जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां। शाहजहां के बाद में कौन है, औरंगजेब। तो 6 तो ये हो गए, लेकिन एक जो है वापस थोड़े समय के लिए अफगान वंश आ गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी। तो 7वां शासक वो ध्यान रखना है आपको। तो बाबर जो है, बाबर उसका शासनकाल जो है भारत में कब से कब तक माना जाता है, तो 1526 से लेकर 1530 तक माना जाता है। हुमायूं का काल 2 बार माना जाता है, 1530 से लेकर 1540। इसके बाद में हुमायूं का निर्वासित जीवन प्रारंभ हो गया था और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी माना जाता है। अकबर का 1556 से लेकर 1605 माना जाता है। जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 माना जाता है। इसका जो है 1627 से लेकर 1658 माना जाता है। शाहजहां का, औरंगजेब का 1658 से लेकर आपके जो है कब तक माना जाता है, 1707। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके यहीं तक ही है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1707 तक ही पढ़ेंगे हम। विशेषता जो मुगल काल है, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो शासक आते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कौन सी जेब है? औरंगजेब है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि बाबर, हुमायूं, हुमायूं के मध्य यहाँ पर थोड़े समय के लिए एक राजवंश आया था जिसका नाम क्या था, अफगान वंश आया था। कौन सा वंश आया था? अफगान वंश। और जिसका जो है प्रमुख रूप से शासक का नाम आएगा, उसका नाम क्या है, शेरशाह सूरी। क्या नाम आएगा? शेरशाह सूरी। तो आपको ये विशेषता ध्यान रखना है। मुगल काल की अपनी चर्चा कर रहे हैं। मुगल, तो इन प्रमुख शासकों की अपने को जो है यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, सबसे पहले अपने किसकी चर्चा करेंगे, तो बाबर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला मुगल बादशाह जिसका नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो कौन सा काल चल रहा है अपने, मुगल काल। ठीक है, थोड़ा सा अपने भारत की प्रमुख तो इस क्षेत्र को देखना है। यहां पर एक रियासत पड़ती है जिसका नाम क्या है, फरगना। कौन सी रियासत है? फरगना। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगना रियासत से संबंधित था। यहीं पर ही जो है इसका जन्म माना जाता है। जन्म 14 फरवरी दिन निमाड़ो 1483 ईस्वी को जो है इसका जो है जन्म माना जाता है। किसका? बाबर का। बाबर कौन सी रियासत से संबंधित है? फरगना। कौन सी रियासत से? फरगना। और पिता का नाम जो है, इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। और माता जो है इसकी माता का नाम बड़ा ही खतरनाक है। ठीक है, क्या नाम है? कुतलुग निगार
खानम, कुतलुग निगार खानम। ठीक है, कुतियो खा गयो, निगर आखी नहीं फेर खा जेलो। कुतलुग निगार खानम बाबर फरगना रियासत से संबंधित है। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम। तो एक बात और ध्यान रखनी है था ना कि ये तैमूर पिता की दृष्टि से, मतलब जो इसके पिता हैं वो किसके वंशज थे? तैमूर लंग के वंशज थे। ठीक है, और इसकी माता जो है वो चंगेज खां की वंशज थी, चंगेज खां की वंशज। तो ध्यान रखियो, चंगेज खां की दृष्टि से अगर बात करें तो ये बाबर जो है वो 14वां वंशज था, 14वां वंशज। ठीक है, और तैमूर लंग की दृष्टि से बात करें तो ये 5वां वंशज माना जाता है, 5वां वंशज माना जाता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर माता की दृष्टि से बात करें, कुतलुग निगार खानम की दृष्टि से बात करें तो ये चंगेज खां का 14वां वंशज है। तैमूर लंग की दृष्टि से बात करें तो ये जो है पिता की दृष्टि उमर शेख मिर्जा की दृष्टि से बात करें तो ये तैमूर लंग का 5वां वंशज माना जाता है। कौन है? बाबर। ठीक है, तो दूसरी बात, बाबर जी को है 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में अठगो के बन्यो और राजा बन्यो, राजा मतलब शासक बन्यो। और ये ध्यान रखना, जो भी मुगल बादशाह हैं, मुगल जो हैं वो सारे जितने भी राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, सभी के सभी जो है वो अपने नाम के आगे जो है उपाधियां लगाया करते थे। किसकी? बादशाह की उपाधि लगाया करते थे, बादशाह की। ध्यान रखना, 1504 ईस्वी में बाबर की काबुल विजय मानी जाती है। कौन सी विजय है? काबुल अभियान माना जाता है। इसके पश्चात 1507 ईस्वी में बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। पिता जो बादशाह से पूर्व बाबर की जो उपाधि मानी जाती है वो मिर्जा की उपाधि मानी जाती है। कौन सी? मिर्जा की। और मिर्जा की उपाधि को त्याग कर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ध्यान रखना है आपको, बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। और अब ये जितने भी मुगल बादशाह हैं वो सारे के सारे जो है, या मुगल शासक जितने भी हैं सारे सारे किसकी उपाधि धारण करेंगे? बादशाह की उपाधि लगाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। और बाबर की जो पुस्तक है, मतलब जिसको क्या कह सकते हो, आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर की जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा। ठीक है, वैसे शायद जितने भी ग्रंथ वगैरह वो फारसी में लिखे जाते थे, लेकिन तुजुक ए बाबरी जो है वो कौन सी भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में लिखित है। ध्यान रखना, तुजुक ए बाबरी जो है वो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखित है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लिखित है तुजुक ए बाबरी। बाबर की क्या है? आत्मकथा है। और लिडेन एर्स्किन ने इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद लिडेन एर्स्किन ने। ठीक है, लिडेन एर्स्किन ने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था, 1826 ईस्वी के आसपास किया था। और उसके बाद में जो है इसका बाद में जो दूसरी बार अंग्रेजी में अनुवाद है मैडम बेवरीन के द्वारा जो है इसका पुनः से किस में अनुवाद किया गया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था 1905 ईस्वी के आसपास। पुस्तक आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की चर्चा कर रहे हैं अपने। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। और इसका जो फारसी में अनुवाद है, फारसी में जो प्रसिद्ध अनुवाद आता है वो अकबर के काल में आता है। किसके काल में? अकबर के काल में। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, प्रसिद्ध फारसी में अनुवाद जो है इसका तुजुक ए बाबरी का प्रसिद्ध फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तुजुक ए बाबरी में इस तुजुक ए बाबरी में या फिर बाबरनामा में जो है ये क्या कि भारत में जो है बाबरनामा में बाबर 5 मुस्लिम राज्यों तथा 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है। 2 हिंदू राज्यों का क्या करता है? वर्णन करता है। ये ध्यान रखना है, 5 मुस्लिम राज्यों 2 हिंदू। ठीक है, मुस्लिम राज्यों में आ जाएगा बंगाल है, दिल्ली है, गुजरात है। कौन कौन सा आ गया? बंगाल आ गया, दिल्ली आ गया, गुजरात आ गया, और एक मालवा और एक बहमनी।
ठीक है, बंगाल, दिल्ली, गुजरात, मालवा और बहमनी, इन 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन करता है। 2 हिंदू राज्य इसने बताए हैं, मेवाड़ आ गया और दूसरा जो है विजयनगर। विजयनगर का तत्कालीन राजा जो है वो कौन था? कृष्ण देव राय था। कौन थे? कृष्ण देव राय थे। और इसी कृष्ण देव राय को बाबर ने सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक बताया है। कृष्ण देव राय को बाबर ने सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा बताया है। किसको बताया है? कृष्ण देव राय को बताया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने कुछ आपको इनके बारे में बताया है, इस किताब के बारे में बताया है। ठीक है, आम के जो है फल का भी वर्णन करता है बाबर इसमें। ठीक है, फलों में सर्वश्रेष्ठ जो बताता है वो किसको बताता है? ये आम को सर्वश्रेष्ठ बताता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो है अगर हम इसके छोटे मोटे सैन्य अभियानों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अब इसके बाद में अगर हम बाबर की चर्चा करें तो बाबर ने जो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में, कब? 1519 ईस्वी में जो बाबर है, इस बाबर ने भारत पर अटैक किया था। मतलब जो सबसे पहले इस क्षेत्र में आया था ये बाबर। और सबसे पहले ये जो है बाबर 1519 में बाजोर प्लस भेरा नामक स्थान पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ध्यान रखना, बाजोर व भेरा नामक स्थान पर जो है प्रथम अभियान था इसका। और ये किसके विरुद्ध माना जाता है? तो यूसुफ जोइयों के विरुद्ध माना जाता है। प्रमुख सैन्य अभियानों में पहला सैन्य अभियान है ये। ठीक है ना, तो बाजोर व भेरा पर इसका आक्रमण हुआ है 1519 ईस्वी में। किसका? बाबर का। और ये किसके विरुद्ध माना जाता है? यूसुफ जोइयों के विरुद्ध है माना जाता है। किसका अभियान है ये? बाबर का अभियान माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि बाबर के प्रमुख सैन्य अभियानों में, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है प्रमुख सैन्य अभियानों में कि भारत की सत्ता जो है उस समय किस वंश के हाथों में थी? तो लोधी वंश। लोधी वंश में नाम आता है किसका? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का सगा संबंधी हा आलम खां लोधी और दौलत खां। तो इब्राहिम लोधी की सत्ता खुश कोनिया ये वास्ते आके कई प्रतिनिधि के रूप में जिका को नाम क्यों? दिलावर खां लोधी। इन दिलावर खां लोधी ने की कन भेज दियो बाबर कन की वास्ते का बाबर ने क्यों? बाबर तू आ भारत पर आक्रमण कर। इब्राहिम लोधी है वो ठीक शासक होनी है, ढंगो आदमी कोनी है, तू अटैक कर इन पराजित कर ले और बहुत सारो तने धन भी प्राप्त हुए गोठे, तुम आसी तुम्हें थाई सहायता भी करशा। तो इन तरह उनकी है कि आक्रमण करने वास्ते, मतलब बाबर को आक्रमण करने के लिए आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी का हाथ बताया जा रहा है कि हाथ ना तो पग तो है ही। अब बाद में जी को है बाबर, ध्यान रखियो आपकी पुस्तक बाबर नामाम के लिखा है कि मन ने भारत पर आक्रमण करने वास्ते चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक किसने इनवाइट किया था? महाराणा सांगा ने इनवाइट किया था। ठीक है, तो भाई जन भी इनवाइट करे है बाबर भारत में अटैक करने वास्ते आसी। बाबर भारत में अनेक तकनीक भी ले गया आसी। ठीक है, वह भी अपन देखांगा मुगल काल में। और बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अब भारत पर अटैक करेगो और के बात हुए के नहीं हुए। पंजाब का सूबेदार आए तो भारत की सत्ता, अब भाई भारत बनाना तो आवे कोनी, जैसा भी बना है बढ़िया है बस। ठीक है, फरगना रियासत मान लो। कौन सी रियासत है? फरगना। ठीक है, कौन है? बाबर है। शासक कौन है? बाबर है। उपाधि कौन सी है? बादशाह की है। और दिल्ली, तत्कालीन दिल्ली जी की है किंग नियंत्रण में है। तो दिल्ली नियंत्रण में है किंग इब्राहिम लोधी गए। ठीक है, इब्राहिम लोधी का नियंत्रण में है, बाबर आयो है। दोनों का दोनों कौन से मैदान में पहुंच गया? अठी एक मैदान पड़े जिका को नाम क्या है? पानीपत का मैदान, या पानीपत का यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। ठीक है,
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस कौन है सामने? इब्राहिम लोदी। भाई बाबर इब्राहिम लोदी के गुद्दी पकड़ के 4-5 सरका दी, इब्राहिम लोदी मारे हो गयो। सल्तनत काल को पहलो राजा है जिको युद्ध भूमि में गिप्रो। अब क्या हुआ कि जो बाबर है, बाबर की इस विजय के कारण माने जाते हैं, क्या कारण माने जाते हैं? एक तो इसकी जो है तुलुगमा युद्ध पद्धति मानी जाती है, जो कि इसने किससे सीखी थी? उज्बेकों से। किससे सीखी थी? उज्बेकों से सीखी थी। कौन सी युद्ध पद्धति है? तुलुगमा युद्ध पद्धति मानी जाती है, जो कि इसने किससे सीखी थी? उज्बेकों से सीखी थी। ठीक है। दूसरा इसका जो माना जाता है तोपखाना, क्या माना जाता है? तोपखाना। और तोपखाना जो है मतलब तोप सजाने की जो पद्धति है वो कहलाती है उस्मानी पद्धति कहलाती है। ठीक है, उस्मानी पद्धति। ये तोप सजाने की पद्धति होती थी उस्मानी पद्धति। देखो किया कह जिया मान लो अब बाबर की सेना है और इब्राहिम लोदी की सेना है, पूरा युद्ध मैदान है। अब बाबर के एक तो सारा लारे खड़े हो तो सेना का सबसे पीछे हो तो और साइड में रिजर्व सेना राख तो। अब जिया ही आपसरी में अटैक होता तो रिजर्व सेना क्या करती? पीछों अटैक कर देती। आज की पद्धति हुई नहीं, पद्धति के अलावा है किसी तुलुगमा युद्ध पद्धति। कौन सी? तुलुगमा मतलब चारे पासों हूँ दुश्मन की सेना ने घेर लेता। ये इसने उज्बेकों से सीखी थी। किससे सीखी थी? उज्बेकों से। अब क्या है का दूसरी बात क्या है का बाबर आपकी सेना में आगे इत रहूं क्या तोप राख तो। ठीक है, बीच में मतलब बेरिंग वगैरह जिका है बे लगा दिया, मान लो गाड्डा लगा दिया बीच के अंदर और अठैया तोप लगाने की पत्ती ही। बाकी है उस्मानी पत्ती। आप भी उज्बेकों सीखी, लेकिन तोप चलानी तुर्कों सीखी। तोप चलानी इसने किससे सीखी थी? तुर्कों से सीखी थी। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या हुआ कि इसके प्रसिद्ध 2 तोपची भी थे, 2 तोपची प्रसिद्ध। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली ये 2 प्रसिद्ध तोपची था। तो ये जी की सारी जी की पद्धति ही आंगा कारण ही बाबर इब्राहिम लोदी के कर दियो, पराजित कर दियो। और पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी भी, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीत गयो? बाबर जीत गयो। और बाबर जीतता ही दिल्ली और आगरा पर किंग को अधिकार हो गया। अब बाबर को अधिकार हो गया और भारत में मुगल सत्ता जो है वो मुगल सत्ता एक तरह से प्रवेश कर चुकी है। मुगल जो है भारत में एक तरह से प्रवेश कर चुकी है, स्थायी नहीं हुए अभी, प्रवेश किया है। ठीक है, आगरा और दिल्ली आगे नियंत्रण में आ गया। और इन्हें जी को है बतावा है कि इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही लड़ते हो मारे गयो। पूरे सल्तनत काल को समापन हो गयो। सल्तनत काल के सागे सागे मुगल काल को क्या हो गयो? प्रारंभ हो गयो है। ठीक है, अब भाई कहीं हो अब बाबर का जी का युद्ध है, पहलो युद्ध तो मैं थाने बता ही दियो कौन सो है? पानीपत को। अब बाबर ने क्या किया? पानीपत के युद्ध के पश्चात प्रत्येक काबुल वासियों को एक चांदी की जो है क्या कहते हैं सिक्का दिया था। प्रत्येक काबुल वासियों को एक चांदी का सिक्का दिया था। इसी समय बताते हैं बाबर ने शाहरुख नाम के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है ना, 2 ध्यान रखना है, एक तो चांदी का सिक्का दिया था काबुल वासियों को। ठीक है, और एक जो है ध्यान रखना है आपको कि शाहरुख नाम से बाबर ने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। अब चांदी के सिक्के जो है इसने वितरित किए थे तो काबुल के लोगों ने इसे जो है वो कलंदर की उपाधि दी थी। कलंदर कहा था। ठीक है, क्या कहा था? कलंदर कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है का एक छोटी सी बात और ध्यान रखियो, कहीं हो क्या बाबर पानीपत का मैदान उछालो, चालने के बाद में फतेहपुर सीकरी थोड़ा समय के लिए फतेहपुर सीकरी विश्राम करना आवे, कठावे फतेहपुर सीकरी आवे। अब बतावे कि बाबर को जी को जमाता हो जमाई हो मेहंदी ख्वाजा और मेहंदी ख्वाजा के करे बयाना पर अधिकार कर लिया। कठे बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना पर अधिकार कर लिया कौन है? मेहंदी ख्वाजा। और बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना तक सीमा किंग ही मेवाड़ की। और मेवाड़ को बीटे में राजा कौन हो? महाराणा सांगा जी। मेवाड़ को राजा कौन है? सांगा जी है। अब भाई सांगा जी को है युद्ध भूमि में जावे है। ठीक है, सेना लेके जावे है सांगा।
सांगा की सेना, क्योंकि आपको पता है कि मेवाड़ की सीमा जो है धीरे धीरे क्या की जा रही है, बाबर की सेना के द्वारा अधिकृत की जा रही है। तो जिससे छुड़ाने के लिए अब कौन जाएगी, सांगा की सेना जा रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में छोटो मोटो युद्ध हुआ है। कई युद्ध हुए देखो कि मेहंदी ख्वाजा और इन्हें कौन है सांगा दोनों की सेना के बीच में जिको युद्ध लड़े है, भी युद्ध को नाम है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, बयाना का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, तो ये 16 फरवरी 1527 ईस्वी को लड़ा जाता है। अब भाई राजपूती सेना और मुगलिया सेना आपस में भिड़गी, कौन से मैदान में, बयाना के मैदान में। तब बताओ है कि बयाना के युद्ध में मुगलिया सेना को राजपूती सेना ने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। मुगलिया सेना को जो है वो राजपूती सेना ने पराजित कर दिया। अब भाई किंगी टांगियाँ तोड़ दी, किंगा हाथ तोड़ दिया, किंगा मुंह फोड़ दिया। अब सेना जी की है धीरे धीरे जावे, बाबर की सेना जागे, बस निकट ही है, आगरा के निकट ही है, ज़्यादा दूर को नहीं, आगरा करना ही है। अब बताओ है सेना जावे है, सेना ने बाबर पूछे रहे काई परिणाम होयो, काई परिणाम होयो, के सरकार काई बतावा बादशाह जी, हालत तो बुरी हुई है। कह रहे बता दियो रे काई होयो है बठे, कह मैं पराजित हो गया। कह पूरी घटना को विवरण बताओ काई हुई है। कह जी हमें तो राजपूतों ने ठोका, गेरों में कहाँ दम था, हमारी हड्डी टूटी जहाँ हॉस्पिटल ही बंद था, हमें ऐसी गाड़ी में बिठाया जिसमें पेट्रोल ही कम था, हमें ऐसे पलंग पर सुलाया जिसके नीचे बॉम्ब था, अरे बॉम्ब ने फेंका हमें, गोलियों में कहाँ दम था, अरे हमें फेंका सड़कों पर, कब्रिस्तान में फंक्शन था। तो बाबर का इया यो जी कहीं कराम, राजपूत मारे बहुत कसूता है। तो अब बतावे है कि आगे एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है। बाबर का चलो कोई बात नहीं, अगला अपना अभियान होगा वो इन राजपूतों के विरुद्ध ही होगा। ठीक है, राजपूती शासकों के विरुद्ध ही होगा, मतलब किंग के विरुद्ध होसी, महाराणा सांगा के विरुद्ध होसी। अब सेना जी की है, सेना नटगी का मैं तो कौन जावा, अगर सांगा के विरुद्ध कोई युद्ध है तो हम तो नहीं जाएंगे। क्यों कौन जावा, के मारे बहुत कसूता है, केकरा जागे। तब बतावे है कि बाबर प्रलोभन देवे सेना ने, बाबर के वे 2 दिन विश्राम करो, 2 दिन क्या करो आप विश्राम करो, बाद में देखांगा। बाबर जावे कर तैयार हो गए, का मैं कौन जावा नहीं, का कौन जाओ तो इया करो बात सुनो, का हाँ जी बोलो। आप जो है ऐसी बात है कि पहली बात तो मैं जितने भी अपने शराब के जो बर्तन हैं, बाबर कह रहा है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, और जितना भी मेरा शराब का जी का बांडा है वे सारा का सारा मैं क्या बंटवा दूंगा, फकीरा बंटवा दूंगा। अब सेना बोली कह जी बाबर जी मारे बुलाऊं थे थारी लुगाई छोड़ दियो, पर मैं तो युद्ध भूमि में कौन ही जावा। दूसरी बात कह मैं थारकनू जी को तमगो ल्यूँ, तमगा कर बताया हुआ है मेरा, तमगा कर तमगा जी का कर ल्यूँ, बे तमगो कर कौन ल्यूँ, क्या बाबर जी बात यह है क्या देखो क्या मैं तो रेश्या कोनी तमगो लेशो किंगनू। तब बतावे है कि अब बाबर के मन में दिमाग, खतरनाक दिमाग को बाबर कह मैं इस युद्ध को क्या घोषित करता हूँ, जिहाद घोषित करता हूँ। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या मैं इस युद्ध को जिहाद घोषित करता हूँ, अगर हम जीत गए तो हम गाजी की उपाधि धारण करेंगे, अगर हम पराजित हुए तो हमें अल्लाह की प्राप्ति होगी। तब भाई सारा सारा बाबर का जयकारो लगाने लग गया। और अब एक नयो युद्ध जी को है वो आपने सामने आसी जी का वो नाम किया है खानवा का युद्ध। 1527 खानवा का युद्ध की थी। तो बाबर का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध था, किसके विरुद्ध माना जाता है, तो पहला युद्ध पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध माना जाता है, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध माना जाता है। बाबर ने अपने जीवन काल में मुख्यतः 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध माने जाते हैं, 4। पहला कौन सा युद्ध है जो हमने पढ़ लिया है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। दूसरा जो है वो कौन सा है, खानवा का युद्ध है। कौन सा युद्ध माना जाता है, खानवा का युद्ध है 1527। तीसरा जो युद्ध माना जाता है वो कौन सा है, चंदेरी का युद्ध है। कौन सा, चंदेरी का युद्ध है, और चंदेरी का युद्ध माना जाता है 1528। और चौथा जो है वो कौन सा है, घाघरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है,
घाघरा का युद्ध है, और घाघरा का युद्ध जो है वो माना जाता है 1529। और बाबर की जो मृत्यु है, बाबर की मृत्यु जी की है वह 1530 में होगी। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1527 खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। पानीपत के युद्ध की अपनी चर्चा कर ली थी। ठीक है। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया, किसके साथ है? इब्राहिम लोदी के साथ। मैंने आपको बताया था, अपने इसके बाद में चर्चा करेंगे खानवा के युद्ध की, जो कि महाराणा सांगा के साथ लड़ा गया था। तो अब अपनी चर्चा करते हैं कौन से युद्ध की? खानवा के युद्ध की। तो खानवा का मैदान है कहाँ? तो भरतपुर की कौन सी? रूपवास तहसील, रूपवास तहसील खानवा का मैदान है। यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो कौन कौन है? सामने अठे बाबर है। बाबर को वही एक तो तोपखानों और दूसरी तुलुगमा युद्ध पद्धति। कौन सी? तुलुगमा युद्ध पद्धति। ठीक है। बाबर, और इसके बाद में जो है सामने कौन है? तो महाराणा सांगा जी है। सांगा जो है, अब सांगा के पास में जो है बताते हैं कि बहुत सारी सेना थी। सेना का अनुपात बताया जा रहा है कि सेना लगभग 1:8 में थी, 1:8 में थी। ठीक है ना। तो 1:8 में थी, ध्यान रखना। ठीक है। ये सेना का अनुपात जो बताया वो रसब्रुक ने बताया। किसने बताया? रसब्रुक ने 1:8 की सेना बताई है इनकी। कितनी बताई है? 1:8 की सेना बताई है। अब भाई जो सांगा है, महाराणा सांगा, सांगा जो है कहाँ का राजा है? पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, मेवाड़ का शासक है। ठीक है। बहुत बड़ी सेना बताई जा रही है इसकी। इसने जो है एक परंपरा को पुनर्जीवित किया था जिसका नाम आता है पाती पर्वन। पाती पर्वन का मतलब पूरे राजपुताने में संदेश भेजा, और सभी के सभी राजपुताने के जो भी शासक है वो सभी के सभी एक छत्र के नीचे जो है दुश्मन के साथ क्या करें? युद्ध करें। ठीक है। तो पाती पर्वन परंपरा को पुनर्जीवित किया था किसने? महाराणा सांगा ने। ठीक है। और इसके साथ एक जो है, मैं उन्हीं व्यक्तियों के नाम लूंगा जिन्होंने विश्वासघात किया था। तो सलहदी तंवर नाम का एक व्यक्ति आता है, सलहदी तंवर। ठीक है। इस सलहदी तंवर ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। ये युद्ध जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था कि कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में? बाबर और सांगा के बीच में। अब बाबर जी को इन युद्ध ने पहला ही जिहाद घोषित कर दियो। तो पहला मतलब भारतीय इतिहास का ऐसा युद्ध है जो 10 घंटे तक चला था। कितने घंटे चला था? 10 घंटे तक चला था। तो बताते हैं कि इस युद्ध में सांगा की सेना ने पहले वार में बाबर की सेना को एक बार के लिए क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब पराजित कर दियो भाई, घबरेड़ा तो पहला ही कौन सा युद्ध? बयाना युद्ध छोटो सो लड़ियो, बतायो मैं थाने। अब बतावे कहेंगे बाद में फिर 10 घंटे तक चला था, लेकिन अब सांगा जो है बताते हैं कि हाथी पर बैठा था। घायल तो पहले से ही हो चुका था ही। ठीक है। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, शरीर पर 80 घाव थे। इसीलिए कर्नल टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष कहा है किसको? सांगा को। अब बताते हैं कि इतनी बुरी हालत हो गई थी बाबर की सेना की इस युद्ध में भी, लेकिन फिर भी ये जो है धर्म के नाम पर ये युद्ध लड़ रहे थे, इसीलिए इसमें हारना नहीं चाहते। अब मुकाबला किए जा रहे थे कौन सी सेना का? राजपूती सेना का मुकाबला किए जा रहे थे। अब सांगा जी को है हाथी पर बैठे हो, सांगा का बतावे का एक तीर लाग्यो आगे, सांगा घायल हो गयो। घायल होके इसको युद्ध भूमि से क्या है? बाहर निकाला गया। एक तरह से कहते हैं कि जब सांगा युद्ध भूमि से बाहर चला गया तो भारतीय इतिहास में जो है ये युद्ध जो है, इस युद्ध में सांगा की सेना को किसका? पराजय का मुख देखना पड़ा था। अब बाबर ने जो है इस युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का अंत करने वाला, काफिरों का अंत करने वाला। और काफिर हुए धर्म विरोधी। काफिर कौन हुए? धर्म विरोधी। इनका अंत करने वाला जो है वो क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है। क्या कहलाता है? गाजी की उपाधि धारण की थी। और अब इस युद्ध के बाद बाबर का स्थायित्व हो गया था भारत के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बाबर का भारत में क्या हो गया था? स्थायित्व हो गया था। बाबर का भारत में स्थायित्व हो गया था कौन से युद्ध के बाद में? खानवा के युद्ध। बाकी जो खानवा का युद्ध है डीपली पढ़ा जाता है राजस्थान के इतिहास के अंदर। ठीक है। अब बाबर को जी को तीसरा युद्ध है, वो भी खतरनाक हो, चंदेरी को युद्ध।
कौन सा युद्ध आता है बाबर का? आपने पढ़ा है, पहला पढ़ लिया, कौन सा युद्ध है? पहला युद्ध पानीपत का युद्ध। दूसरा जो है वो कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया। चंदेरी को जी को राजा होनी और मेदिनी राय चंदेरी को राजा कौन हो? मेदिनी राय। इस मेदिनी राय ने जो है वो हेल्प की थी, अच्छी हेल्प की थी। किसकी? सांगा की हेल्प की थी। अब भाई अगलो अभियान जी को चंदेरी पर ही हो, और यहाँ पर चंदेरी पर बाबर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो बताते हैं मेदिनी राय क्या हो गया था? इसमें मेदिनी राय पराजित हो गया था। और मेदिनी राय जब पराजित होने के बाद में बताया है कि 8 महिला जोहर भी हुए, जोहर भी किया था महिलाओं ने। और बाबर ने यहाँ पर कटे हुए जितने भी शीश थे उन कटे हुए शीशों से जो है मीनार का निर्माण करवाया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाबर को जी को है वो तीसरा अभियान है, तीसरा युद्ध है चंदेरी को युद्ध, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मानी जावे, ठीक है। इसके बाद में जो है बाबर का चौथा युद्ध जो माना जाता है, अब चौथा युद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा युद्ध भी घाघरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध है, जो 1529 ईस्वी के अंदर, ठीक है। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी के अंदर हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। घाघरा को मैदान जी को है वो बिहार के अंदर है। इसके अंदर जो है बाबरगढ़ जी का सामने है नहीं, एक तो है बिहार को अफगान राजा महमूद लोदी है, प्लस बंगाल को भी, ठीक है। बंगाल का भी जो है वो ध्यान रखना, वो भी अफगान राजा है, नुसरत शाह। क्या नाम है? नुसरत शाह, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, कौन है? नुसरत शाह है। कहाँ का राजा है? बंगाल का राजा है, ठीक है। तो बिहार और बंगाल प्लस 1 लाख अफगान, ठीक है। 1 लाख अफगान युद्ध के अंदर है। अब बताओ है कि वो युद्ध शो खतरनाक है बाबर का जीवन को। पहली बात तो ध्यान रखियो, जल में भी लड़ा गया और प्लस स्थल पर भी लड़ा गया ये युद्ध, ठीक है। ऐसा युद्ध है बाबर का। दूसरी बात, स्थल पर लड़ता थक गया नहीं तो अफगान जी को है बे गागरा नदी में जाके लुक जावे, छुप जावे। गागरा नदी में जाके छुप जावे तो अब बाबर की सेना आदेश दे दियो कि नदी के अंदर ही काट दियो। अब नदी में भी अफगान सेना ने काट दियो। बताओ है बड़ो खतरनाक काट्यो है भी, पूरी की पूरी घाघरा नदी जी की पानी जी लव बहन लागे और लव लुहान होगी। इतना खतरनाक युद्ध माना जाता है घाघरा का युद्ध। और इसमें अफगान क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। बाबर की नुसरत शाह के साथ क्या हो गई थी? ये भी बताते हैं कि संधि हो गई थी, ठीक है। इस चीज़ का भी विशेषता ध्यान रखना। तो ये जो है बाबर के प्रमुख सैन्य अभियान थे। 1530 के अंदर जो है बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बताओ है कि हुमायूं बीमार पड़ो, सैया पर लेटड़ो। अब बाबर अल्लाह ने कहा कि हुमायूं ठीक हो जाए, इनकी बीमारी मेरे लाग जाए तो ही ठीक है। तो बताओ है कि इन तरह 1530 में इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। कुछ यहाँ का है कि जो कि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। उसमें कहा गया है कि महमूद लोदी की माँ ने बाबर को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था, ठीक है। बाबर को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। लेनपुल का बाबर भाग्यशाली जरूर था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। बाबर भाग्यवादी या भाग्यशाली जरूर था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। ये किसने कहा है? लेनपुल ने कहा है, ठीक है। बाबर पहला ही कह दियो, बाबर जीमतो जी ही कह दियो कि मन्ने काबुल में दफना दियो काबुल में। लेकिन इन्हें आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। कौन से? आराम बाग में दफना दिया गया था। लेकिन बाद में शेर शाह सूरी के शासनकाल में बताते हैं कि इसकी हड्डियां वगैरह जो है अवशेष निकाल कर जो है काबुल में पुनः दफना दिया गया था। यहाँ पर बाबर क्या होता है? समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। तो धन्यवाद दोस्तों।